Now we'll see the equivalent mass of the substance in redox reactions. In redox reactions, equivalent mass of the oxidant or reductant will be equal to molecular weight by number of electron lost or gained by one molecule of oxidant or reductant. So एक molecule oxidant और reductant जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, वही उसका क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहलाता है. तो उससे उसको हमें मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना, देन विल गेट द इक्विवेलेंट मास. एन फैक्टर, वैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर प्रीवियस केस में हम देख चुके हैं. रिडॉक्स रिएक्शन में, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में एसिडिटी और बेसिडिटी को भी एन फैक्टर कहा जाता है. Now we'll see through the example to understand this concept. Calculate the equivalent mass of the reactant and product in the following redox reaction. तो यहाँ पर AS2O3 है, AS2O5 है. तो इसका N फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे? पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे. ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सेनिक का +3 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है. तो 3 ऑक्सीजन, 3 इंटू -2 प्लस 2 और आर्सेनिक है 2 इंटू, और x का मान लेते हैं, इसका ऑक्सीजन स्टेट है. तो इसको इक्वल टू 0, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो आप x की वैल्यू 4 आती है. क्योंकि एक आर्सेनिक की कितनी है? +3 ऑक्सीजन स्टेट में आ रहा है. एक आर्सेनिक कितना आ रहा है? +3 ऑक्सीजन स्टेट में आ रहा है. 3/6, 6/2 इज नथिंग बट x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अब इस केस में आर्सेनिक में कितना आएगा? 5 आएगा. यहाँ पर x इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा. 5 इंटू 2 ऑक्सीजन केस में आ गया, और 2 इंटू x का ये ऑक्सीजन स्टेट है. तो यहाँ पर आर्सेनिक 5 आएगा. तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट? तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट होगा, जो कि हमारा नथिंग बट द एन फैक्टर होता है. तो एन फैक्टर कितना हो गया? 5 - 3 2 हो गया. 2 इंटू 2 4 हो गया. तो आर्सेनिक का इक्विवेलेंट हमारा एन फैक्टर आर्सेनिक ऑक्सीजन बाई 4 हो जाएगा. इन केस ऑफ यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड फॉस्फाइड 5 है, तो 5 - 3 करेंगे, हाईएस्ट में लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, और आर्सेनिक कितना है? 2 है, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा. तो इसका हम 4 लिखेंगे. इसी तरह बाकी जितने भी जो रिएक्टेंट है उसका हम निकालेंगे. जैसे KBrO3 है, तो इट इज़ कन्वर्टिंग टू Br2 ब्रोमीन. तो यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन +5 है, यहाँ पर एक ही ब्रोमीन है, तो पहले इसका हो गया 5 - 0 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1, सो इट विल बी 5 एन फैक्टर पर एटम. सेम यहाँ ब्रोमीन, यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, तो 5 - 0 हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 10. तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास इसका KBrO3 का 5 होगा, लेकिन Br2 का Br2/10 होगा. तो ऐसे निकालते हैं. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. KBrO3, यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीजन 5 होगा. अब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 6 हो गया, तो एन फैक्टर हमारा 6 होगा, क्योंकि ब्रोमीन 1 है, तो मोलिकुलर मास ऑफ KBrO3 हमारा 6 होगा. सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ KBr/6 होगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 6 होगा. KMnO4 में हम देखेंगे तो +7 है, +3 है, तो 7 - 3 4 होगा, तो इक्विवेलेंट मास KMnO4 का 4 होगा. लेकिन यहाँ पर 7 - 3 4 ही है, लेकिन मैग्नीज 2 है, तो हमारा इसका डबल हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग, 4 इंटू 2 हमारा डबल हो जाएगा. आयरन सल्फेट में हम देखिए, आयरन सल्फेट में पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, उसका +2 आएगा, क्योंकि एक ही आइटम है, तो 3 - 2 हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 1 होगा, तो 1 इंटू 1 मोल. तो मोलिकुलर मास ऑफ Fe सल्फेट इक्वल मास के इक्वल ही होगा, दोनों बराबर ही होंगे. यहाँ पर आयरन का +3 है, तो 3 - 2, तो इसको 1 होगा, चूँकि यहाँ 2 एटम्स ऑफ आयरन, इसको 2 से कीजिए, तो इसका इक्विवेलेंट मास यहाँ पर 2 होगा. इस तरह से इक्विवेलेंट मास रिडॉक्स रिएक्शन में वेरी करता है हर एक एटम्स का, जैसा कि whatever we have explained previously also. Now what is the equivalent mass of ozone and glucose? ओजोन और ग्लूकोज का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो नाउ सी मोलिकुलर मास ऑफ ओजोन कितना होता है? 3 इंटू 16 दैट इज 48 ग्राम हो गया. और वी नो दैट कि 8 ग्राम इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट मास. 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट मास. तो यहाँ पर जो हमारा 48 ग्राम है, ये ऑक्सीजन के 6 इक्विवेलेंट मास के बराबर है. तो 6 हो गया उसका नंबर ऑफ वैलेंस फैक्टर इंटू 1 इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीजन ओजोन विल बी मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ वैलेंस फैक्टर. तो 48 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 8 ग्राम. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ग्राम. So now we'll see equivalent mass of the glucose. So glucose, the formula is C6H12O6. So 1 mole of glucose is nothing but the N into equivalent, N equivalent of glucose. So N is nothing but the equivalent hydrogen atom. तो इसमें hydrogen atoms 12 हैं, तो 12 equivalent hydrogen, तो N equal to 12 replaceable hydrogen atoms. So mind it, यहाँ replaceable hydrogen atoms की बात कर रहे हैं. If the atoms are hydrogens are not replaceable, we will not select that hydrogen. That we have seen previous case in previous examples. So equivalent of hydrogen will be, equivalent mass of hydrogen will be m/12. So after this we will see law of chemical equivalence. ये क्या होता है? तो law of chemical equivalence, it makes the simple relation between
substances reacting with each others. According to this law, equal equivalent of substances react to each other to give an same equivalent of product. Means reactant प्रोडक्ट से उतना ही इक्विवेलेंट में रिएक्ट करेगा, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर ही होंगे। अगर रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट 1 है तो प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट भी 1 होगा, अगर रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट 6 है तो प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट भी 6 होगा। दोनों सेम ही इक्विवेलेंट में रिएक्ट करते हैं, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। सो इसका एक फ़ायदा ये है कि देयर इज नो नीड टू बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशंस को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज। So we know that one equivalent of an element combines with one equivalent of other substance as per the above statement. So let's take one hypothetical reaction. So A plus B on reaction give you C plus D. So law of equivalence क्या कहता है? Law of equivalence कहता है कि एक A का जो इक्विवेलेंट होगा वो B के इक्विवेलेंट के बराबर हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, वो सब बराबर ही होंगे। उतना ही इक्विवेलेंट C के बराबर होंगे, उतना ही इक्विवेलेंट D के होंगे। ये 1, 2 कुछ भी हो सकता है, सब बराबर ही होंगे। 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, ये 5 होगा, 5 होगा। यहाँ पर बैलेंस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, इन ए कोवलेंट compound aluminum oxide, okay, in a covalent compound aluminum oxide, so we say that 2 moles of aluminum combined with 3 moles of oxygen, 2 मोल अल्युमिनियम ऑक्सीजन के 3 मोल के साथ में कंबाइन हो रहा है। और कन्वर्सली इसको हम विपरीत रूप से अपोजिटली वी कैन से दैट 6 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। हम देखें पिछले इन प्रीवियस कि 1 मोल ऑक्सीजन के 2 इक्विवेलेंट होते हैं, तो 3 मोल ऑफ इक्विवेलेंट के हमारे 6 मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो वो 6 मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट 2 मोल एल्युमिनियम के साथ में रिएक्ट करता है। अब 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन एक्चुअली उसका इक्विवेलेंट मास बताएगा, तो 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 2/3, सो 1 मोल्स इक्विवेलेंट नथिंग बट द इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम, सो दिस इज 1 मोल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 2/6, 2/6 हमारा हो जाएगा 1/3, so 1/3 means mole by 3, that is 9 gram. Another way we can solve it, equivalent mass of Al2O3 by molecular mass by total cation और anion charge, जो कि पहले हम देख चुके हैं। तो टोटल कितना हो गया एल्युमिनियम का 27 इंटू डिवाइड बाई 6, जो एल्युमिनियम का हमको इक्विवेलेंट मास देगा, और उसी तरह ऑक्सीजन के लिए 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 6, क्योंकि 1 का 2 होता है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो इसका ये हमारा इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का बताएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा निकल जाएगा। आप देख भी सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो 9 हो जाएगा, ऐड कर दें तो ये Al2O3 का हो जाएगा। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ द, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज 12 एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का इक्विवेलेंट क्या होगा? तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड इज M2OX, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 2 है, इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड इज नथिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड दोनों के सम टोटल होते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड कितना हो जाएगा? मेटल का हमारे पास दिया हुआ है 12, ऑक्सीजन का 8, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड का हमारा 20 हो जाएगा। जस्ट कीप इन माइंड, जस्ट पे अटेंशन लिटिल मोर, देन यू विल अंडरस्टैंड। 0.2 ग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 ग्राम ऑफ oxygen and 3.17 gram of halogen combined separately with the same amount of metal. What is the equivalent weight of the halogen? halogen की इक्विवेलेंट कितना होगी? अब ऑक्सीजन हेलोजन दोनों एक ही मेटल से कंबाइन हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन हो गया, ये हेलोजन हो गया, दोनों मेटल से कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस मेटल। सो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, और वी कैन से इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, और इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट बाय इक्विवेलेंट ऑफ दिस फॉर ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हेलोजन। तो वेट हमारा दिया हुआ है 0.2 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है दैट इज 8 ग्राम, दिस इज गिवन। इक्विवेलेंट ऑफ हेलोजन हमें नहीं पता है, तो नाउ वी कैन सॉल्व इट, वी विल गेट द इक्विवेलेंट ऑफ हेलोजन दैट इज 127 ग्राम, इजीली वी कैन गेट इट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ये हमारे गैस के लिए अप्लाई होता है, किसी गैसेस स्टेट में जब कोई एलिमेंट और कंपाउंड हो तब हम इसको अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ equivalent of element based on the volume of the gaseous element at its STP, that is volume occupied by one equivalent of any gas at STP। NTP और STP में दोनों सेम ही होते हैं, NTP और STP दोनों सेम ही हैं, तो एक equivalent of gas NTP जितनी वॉल्यूम NTP और STP पर whatever the volume will be occupied is called as equivalent volume।
नाउ 1 मोल ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल्स एट एनटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लिए हमें पता ही है। नाउ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ डायटोमिक गैस, अब किसी डायटोमिक एटम्स की बात करें तो वो कितना ऑक्यूपाई होगा, तो वो 22.4 लीटर्स को 2 से डिवाइड करना पड़ता है, विल गेट 11.2 लीटर्स। सिमिलरली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट्स 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, दैट हम लोग जानते हैं, तो हो गया हमारा 11.2 लीटर्स। और मोल के टर्म में देखें तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। Similarly, 1 mole of oxygen is nothing but 2 equivalent of oxygens, और 2 equivalent of oxygen is 11.2 लीटर्स। तो अगर इसको 1 equivalent of oxygen बोले तो 11.2 by 2 that is 5.6 लीटर। ये हो गया हमारा 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एटॉमिक स्टेट। सिमिलरली 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेंस ऑक्यूपाइज 3 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, उसकी वैलेंसी नाइट्रोजन में 3 होती है, तो ये कितना ऑक्यूपाई करता है 11.2 नाइट्रोजन। अगर 1 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन ले तो उसका हमारा इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2/3, तो ये मोल बाय 6 होगा और 3.73 लीटर्स होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो उसका मोलर वॉल्यूम लीजिए, और ऑक्सीजन का कार्बन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 इक्विवेलेंट ऑक्यूपाई करता है, तो 2 ऑक्सीजन कितना ऑक्यूपाई करेगा 2 × 2 4, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 5.6 लीटर। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट को हम नॉर्मेलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मेलिटी एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस lectures that what is normality, it is a type of to express the concentration and it is expressed in the capital N. So what is N? N is the mass of the solid divided by equivalent mass of the solid into 1 by volume in liters. So इक्विवेलेंट मास को हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर नथिंग बट द इट इज़ द वैलेंस फैक्टर। सो ये हो गया 1/v। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इसको हम पूरा कर हम लेंगे इक्विवेलेंट मास बाय एन, वॉल्यूम मोलारिटी कहलाएगा, मोलारिटी टू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर हमारा वैलेंसी, एसिटी, बेसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके कुछ भी हो सकता है। दिस इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी हैव टू लर्न ड्यूरिंग द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और नंबर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड बाय इक्विवेलेंट मास सॉलिड को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी हो जाएगा। ओके, ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, अगर लीटर में, अगर मिली इक्विवेलेंट में लिखेंगे तो इसको हम ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो विच इज दिस प्रॉब्लम विल बी कॉमनली यूज्ड इन द प्रॉब्लम्स, these type of expressions. Now see, let us see one example to understand this. 20 ml of 0.1 normal barium chloride is mixed with 30 ml of 0.2 normal aluminum sulfate. So how many grams of barium sulfates are formed? इसको हम इक्विवेलेंट के टर्म्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, इट विल गिव यू AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट। तो इसका मिल इक्विवेलेंट बिफोर रिएक्शन कितना होगा, तो नॉर्मेलिटी टू वॉल्यूम यहाँ N/V हो गया। दिस इज आवर V, दिस इज आवर N, इसका 2 मिल इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि ml में यहाँ 6 मिल इक्विवेलेंट हो गया। तो आफ्टर रिएक्शन करने के बाद ये 2 है, ये 6 है, डेफिनेटली this will be 2, this will be 2, so here this will be 6 minus 2, that is 4. So mill equivalent of barium sulfate will be 2. So mill equivalent nothing but the weight by equivalent weight into 1000 को ऐसे लिखेंगे जैसे हम बता चुके हैं, n into v। so n तो हमारा हो गया मिल इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम will be n/v। so n हो गया, v तो ml में दिया हुआ है, तो n कितना हो गया, n हो गया नंबर ऑफ दैट इज मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000। तो ये हो गया हमारा 2। सो वेट इज इक्वल टू कितना हो गया 2 into E/1000। So equivalent mass of the barium sulfate is 96 plus 137, that is 233. So divide कीजिए, you will get this our answers. So this is the way of solving problems. So mill equivalent and equivalent of reactant, these are some points we have to keep in remembers. Yes, mill equivalent and equivalent of the reactant react in equal amount to give a same number of equivalent or mill equivalent of products separately. ये याद रखना पड़ेगा। In a given reaction, A into A, B into B, C into C, or D into, so mill equivalent to A is equal to mill equivalent to B, और mill is equal to mill equivalent to C, और equal to mill। so सभी के मिल इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, सब इक्वल हो गए। और इसको हम लिख सकते हैं WA/A, WB/B, WC/C, WD/D। इन ए कंपाउंड MX प्लस NY, सो मिल इक्विवेलेंट ऑफ NX, MX यूनिट Y, इसको लिख सकते हैं मिल इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ N। इक्विवेलेंट ऑफ MX and Y इज इक्विवेलेंट ऑफ M और इक्विवेलेंट ऑफ N। सो ये मिल इक्विवेलेंट के टर्म्स में हो गया, ये इक्विवेलेंट के टर्म्स हो गए कंपाउंड के लिए। अगर कोई सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, सपोज देयर इज सीरीज ऑफ रिएक्शंस A into A, B into capital B, it will give you C into capital C, D into capital D is excess quantity, E into capital E
F into capital X quantity G into G. So mil equivalent of A used is equal to mil equivalent of B used is equal to mil equivalent of C form, C form, mil equivalent of D form, mil equivalent of E form, mil equivalent of F used, mil equivalent of G form. So this is the basic relations by solving the problems. Maximum we will see these type problems by solving the titration. So we will see the titration after coming these topics. So next one, on diluting solutions, mole, millimole, equivalent, mil equivalent of solid do not change. So this we previously also discussed that कि equivalent moles ये dilution समय में कभी भी change नहीं होता है. Only normality and molarity will change, but they will not change. So these are the some important points which you should keep remember in your mind while solving the problems.